ठीक है, दे विल कम, ये बार बार आएगा, बहुत बार आएगा। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इज दिस, ये कीबोर्ड कैसे उस डेटा को ले रहा है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, कुछ जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, है ना। लेट्स से इसमें हुआ क्या है कि लाइन में कुछ एड्रेस है, एक कोई एड्रेस है, तो हमने आर्म नोड में उसको मूव कर दिया है। तो हमने एक मेमोरी पॉइंटर को मूव कर दिया है। इसमें क्या है, लाइन क्या बताएगी कि भाई इस लाइन से आपको स्टार्ट करना है, कैरेक्टर कहाँ स्टोर करना है। तो वो इस लाइन पे जो एड्रेस है ना, वो ये बताता है। तो हमने उस एड्रेस को आर नोड में मूव कर दिया है। अब हम यहाँ से चेक करेंगे, ये टेस्ट भी अपने हिसाब से बनाए हुए हैं, जो अपने हिसाब से उसने बनाए हुए हैं, बुक ने, राइटर ने। तो कुछ भी हो सकता है ये चेक करने के लिए। तो उसने क्या चेक किया है, स्टेटस बिट को। स्टेटस बिट कौन सी, तो ये थी एसिन को। ठीक है, क्या डेटा है वहां पे, चेक करेगा, तो वेट करेगा, नहीं है तो फिर वापस जाएगा वेट के में। ठीक है, अगर नहीं है तो वेट में वापस जाएगा, अगर है तो आ जाएगा वापस, और डेटा इन रजिस्टर में से R1 में ले आएगा। ठीक है, यहां तक किसी को समझ में आया? यस यस यस। ठीक है, यहाँ से फिर जो मूव करेगा डेटा इन रजिस्टर कौन सा था, जो ये थे, ये वाला, उसको कहाँ लिया है, R1 में। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो है जब डेटा आ गया है तो करेगा कि अब उस डिस्प्ले भी करना है उसको, कि ऐसा मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो डिस्प्ले करने के लिए अगर वो फ्री है तो यहाँ पे 1 होगा, तो उसको चेक करेगा, नहीं है तो वेट करेगा, तो लगातार यहीं घूमता रहेगा। अगर वो फ्री नहीं है तो वहां पे आप भेज नहीं सकते हो। तो फिर अगर फ्री है तो फिर जो है यहाँ पे मूव कर देगा R1 को डेटा आउट में, डिस्प्ले पे चला जाएगा। ठीक है, आगे मुझे समझ में नहीं आया कैरेज रिटर्न क्या होता है, बुक में लिखा भी है, मैं पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, each character is checked to see if it is the carriage return character which has the sky value of 0D hex. If it is a line fit character, मुझे भी समझ में आया, एक लाइन बोली है उसमें भी सिर्फ कैरेज रिटर्न की एक लाइन है, वो क्या है पता नहीं है, कुछ होगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के लिए अभी। कुछ मतलब कैरेज रिटर्न है कि वहां से वो एरर हो सकती है या तो होता है, एरर के लिए कुछ वहां से कुछ क्लिक कर ले जाते हैं, हमें पता है। तो ये जो यहाँ पे हो गया, इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट है। ओके, कुछ है तो नहीं है। ये नीचे पता नहीं मैंने क्या लिखा, देयर आर टू अदर कॉमनली यूज्ड मैकेनिज्म फॉर द इंप्लीमेंटिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, इंटरप्ट्स एंड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। हाँ, दिस वन इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। नेक्स्ट टॉपिक इज दिस वन ऑन दिस इंटरप्ट्स। अभी क्या कर रहे हैं कि वो बार बार जो है जैसे कीबोर्ड में जा रहा है तो बार बार वो जाके देखेगा, उस बिट को चेक करेगा कि वहां पे वो 1 है कि नहीं है, जो हमने पीछे देखी थी अभी कि ये 1 हुई कि नहीं हुई, डेटा कुछ आया कि नहीं आया, बार बार उसको चेक करेगा जाके। ठीक है, ऐसी अगर बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं तो हर एक को जाके चेक करेगा। तो उसमें वो पूलिंग ऑपरेशन होता है, पूल करता है, सब में जाके पूछता है भाई तुम्हें कुछ भेजना है, तुम्हें कुछ भेजना है। तो ऐसे में ये जो सिस्टम है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और इस टाइम में जो बार बार प्रोसेसर जाके पूछ रहा है, आस्किंग फॉर समथिंग यू वांट टू सेंड, तो दिस टेक्स too much time. In meantime it can do another operation if it is not there. So there is a concept of interrupt is there, or direct memory as well. Interrupt means something someone want to send to it, he will generate to any interrupt, it will generate interrupt.
so processor will recognize. So it will print in display according to the routine. It will process in direct memory access. You know the direct memory or DMA controller in which you have bypassed the processor. That is it in this chapter. This one is not important, but interrupt is most important. Next one is how it actually works. Okay, interrupts. What is there in interrupts? Interrupt is a actually hardware signal which is given to the processor through uh, these registers or any other signals, or you can control it by the एड्रेस लाइंस. एड्रेस लाइन से भी भेज सकते हैं. क्या हो सकता है कि जो हमारी वो लाइंस हैं, बसेस की जो लाइंस हैं उसमें से कुछ लाइंस जो हैं आपके डिफाइन कर दी गई हैं स्पेसिफिकली इंटरप्ट्स के लिए कि वो, और मोस्ट ऑफ टाइम हम जो आगे पढ़ेंगे उसमें एक सिंगल लाइन ही भेजी गई है जिसमें कि पता लगता है कि वो कोई ना कोई जो हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो कुछ चाहती है हमसे कुछ ऑपरेशन कराना. ठीक है. अब जो भी कोई इंटरप्ट भेजेगा उसका जो एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, उस एड्रेस पे जाके प्रोसेसर जो है उसका जो जितना भी रूटीन होता है उसको वो कंप्लीट करता है. जैसे कि कुछ काम चल रहा है यहाँ पे और जो है यहाँ पे इंटरप्ट आती है तो वो रूटीन पर जाता है, उस पर रूटीन पर उस पर्टिकुलर इंटरप्ट के उसे कंप्लीट करता है और वापस आ जाता है. ये नॉर्मल ऑपरेशन है. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल है प्रिंटर का. प्रिंटर में क्या होता है कि हम कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं प्रिंटर के थ्रू. अब हमें पता है कि प्रिंटर होता तो स्लो है. अब मान लो कि जैसे कि तुमने कंप्यूट करने के बाद में उसे जो है अब प्रिंट करना है तो प्रोसेसर ने भेज दिया, चलो भाई प्रिंट करो. अब वो रेडी होगा, फिर उसको प्रिंट करेगा, फिर वापस आएगा उधर से, वापस आके फिर वो प्रोग्राम जो है हमारा प्रोसेसर फिर से कंप्यूट करेगा नेक्स्ट. तो इन मिडिल टाइम जो हमारा प्रोसेसर है वो तो आइडियल बैठा रहा, उसने कुछ किया ही नहीं है. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि पहले ही इसको कंप्यूट करके रख लेंगे खूब सारा, और जो है अगर वो प्रिंट करने में थोड़ा टाइम लगा रहा उस टाइम थोड़े हम नेक्स्ट प्रोसेसर जो है नेक्स्ट प्रोसेस कंप्यूट कर लेगा. और जैसे ही वो सिग्नल भेजने का मतलब है कि वो इंटरप्ट भेजेगा कि मैं रेडी हूं, मुझे डेटा भेज दो. ठीक है. तो ये इधर से उसको डेटा भेज देगा, अब वो उधर प्रिंट कर देगा. ये छोटा सा प्रोसेस है और इसमें पता नहीं इतना महाभारत बनाई हुई है इसने 2-3 पेजों की. ठीक है. अब जो है इसमें जो है एक तो वर्ड हो गया इसमें हमारा इंटरप्ट रिक्वेस्ट कि जो इसने ना जब ये रेडी हो गया तो इसने एक इंटरप्ट भेजी तो वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट कहलाएगी. और जो ये जो प्रोसेस है जो एक स्पेसिफिक ये पर्टिकुलर प्रोसेस है वही फॉलो करना है प्रोसेसर को. लाइक से प्रिंटर है, प्रिंटर ने बोला कि भाई भेज दो मेरे को डेटा, तो डेटा भेजने के लिए कुछ काम इंस्ट्रक्शन चलानी पड़ेंगी कि कौन कौन सा लोड को इंस्ट्रक्ट करना है, राइट एनेबल करना है, ये सब चीजें जो करनी होती है ना वो सब इंस्ट्रक्शन के थ्रू होता है. अब वो फिक्स इंस्ट्रक्शन होती है तो कहीं ना कहीं मेमोरी में लिखी होती है, तो इसको बोलेंगे इंटरप्ट सर्विस रूटीन. आवाज साफ आ रही है ना? हाँ. What about vector table? क्या चीज? Vector table. अभी आई वेक्टर टेबल. वेयर इज वेक्टर टेबल? I am asking just. Vectored, it will come vectored. It is not still not here. It will come. Okay. Okay. Vectored interrupt, that is the end vectored interrupt. है ना?
No, no. Generally, in interrupt service routine, we takes data from vector table. No. it is called vector table. Not in this book. It is called vector table. It is something else. I will tell you. It will come. Okay. So now like one thing also done by processor. Whenever there is a signal sent by the input output devices, so it must know about the is my interrupt is already read by the processor or not. So processor will send interrupt acknowledgement to the input devices. Okay, so that interrupt path, that is the interrupt path, a single path. It will be free for another input output devices. Okay, इन बिटवीन दैट क्या महाभारत गाई है इसमें बताता हूँ. In between that, if there is something we did in a microprocessor, we have learned that if we move from here to something branch there, so we have to store this program counter. है ना? We have to store this program counter. Where we store this program counter in PC in stack. Have you remembered? Are you there all? Yes, yes. We remember. ना मुझे नहीं याद. Program counter. Yes, we remember. Okay, so yes, it will store. So here, what he said about it. So here processor will do. Processor was doing something here, and it uses some registers and some different the information is here. So doing some other things, processor should stop the current, or processor should complete that instruction. So meanwhile, for doing the something else, he should store that what he has done already. Processor, तो उसको कुछ ना कुछ स्टोर करना पड़ेगा, तो वो स्टोर उसको करना है. बस इतना लिखा है स्टोर. बाकी इसमें लिखा है कि उस स्टोरिंग में जो हमने स्टोर किया है, यहाँ से डेटा हमने जाके स्टोर किया है, फिर हम प्रोसेसर से यहाँ पे मूव किया है. इसने इंटरप्ट भी, बट आने में इंटरप्ट सर्विस देने में उससे टाइम लगा, इंटरप्ट को सर्विस देने में. और उस टाइम को हम लेटेंसी टाइम कहते हैं, है ना. हम लेटेंसी टाइम बहुत सारी चीजों में पढ़ते हैं. मेनली हमने अभी करंटली हार्ड डिस्क में पढ़ा है ना, मैग्नेटिक डिस्क में पढ़ा है, उसमें भी लेटेंसी टाइम होती है. लेटेंसी टाइम वही होती है स्टार्टिंग से पहले जो टाइम लगता है ना किसी चीज के, जिसमें टाइम लगता है उसको ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले. तो यहाँ पे इंटरप्ट लेटेंसी को कहते हैं. Typically, the processor saves only the content of the program counter and processor status word, or any another additional information that need to be saved must be saved by the program instruction at the beginning of interrupt service routine. Okay, इसके beginning में वो पहले ही स्टोर कर लेगा. कुछ पुराने जो अर्लियर प्रोसेसर्स थे, उसमें क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, वो बहुत थोड़े से स्मॉल नंबर ऑफ रजिस्टर्स यूज करते हैं. पुराने जो प्रोसेसर्स होते थे, तो उसमें क्या है, वो सारे के सारा जितने भी रजिस्टर्स हैं सबको ही जाके सेव कर दिया करते थे. जितने भी प्रोसेसर में रजिस्टर हैं, सब सारा डेटा पहले स्टोर किया करते थे मेमोरी में कहीं दूसरी जगह जाके, और तब जो है इंटरप्ट सर्विस रूटीन में हमारी कुछ इंस्ट्रक्शन चला करती थी. पहले यही किया करते थे. और जब वहां से रिटर्न आते हैं, दिस वन हियर, जब वहां से रिटर्न आते हैं, इसको कहते हैं हम रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन. रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन. तो इस पार्ट में आने पर वो सारा डेटा रिस्टोर कर लेते हैं.
और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारा जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो कैसा रेस्पॉन्ड कर रही है, अच्छा रेस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं कर रही है। अब कुछ प्रोसेसर्स में ऐसा होता था कि वो जो थोड़े से रजिस्टर्स होते हैं उनका एक डुप्लीकेट हमेशा बना के रखते हैं अपने पास, हमेशा, और उन रजिस्टर्स का डुप्लीकेट होता था। अब कुछ इंटरप्ट आती है तो तुरंत चले जाते हैं, वो जो डेटा उसे स्टोर करना था उसका टाइम बच गया, क्योंकि हमारा डेटा ऑलरेडी दूसरे रजिस्टर्स में सेव है। जब वो वापस रिटर्न आता है तो रिटर्न में जो हमारे दूसरे रजिस्टर्स में सेव है वहां से वो रिटर्न ले लेता है, वहां से वो एक्सेप्ट कर लेता है, सारा डेटा अपना रिस्टोर कर लेता है। और जो इंटरप्ट है, एक जो मैंने बताया था इंटरप्ट अनेबल सिग्नल जो था ना पीछे जो था अभी, ये वाला इंटरप्ट अनेबल, यहाँ पे जो अनेबल करते हैं ये जरूरी होता है प्रोसेसर्स को, और जो प्रोग्रामर होता है उसको पूरा कंट्रोल रहे हमारे इंटरप्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। तो ये होना बहुत जरूरी है उसका, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इतनी कहानी है, कुछ ना कुछ तो गायब जरूर होगा। Now next one. Next one is interrupt hardware. अभी तक जो मैंने इतनी कहानी सुनाई है ना तुम्हें, वो टोटल 4-5 पेज की है बस। मगर अभी तक कुछ फ्रूटफुल मिला नहीं होगा। No, we are. सुनो अब, next देखो, this is interrupt hardware. This is a simplest circuit in which there are different input output devices, and there the input output devices, there the switch. It may be a BJT, it may be a MOSFET. So what is that INTR? Interrupt. INTR, I think, stands for interrupt only. There is no. So if a input output device to send some signal to the processor that I am ready or I want to do this, so it will send some INTR to this switch and it will connect this one. So what will happen, this VDD will get to the ground here and the 0 will be floating here. So if 0 is floating here, this INTR will be 1, and this is the standard name INTR bar. You will see in everywhere, in every processor you will get the INTR bar. If you see in your microcontroller, in your microprocessor, there will always be INTR bar. This is fix, standard हो गया अभी। तो जिसको भी भेजना है यहाँ लो कर देगा वो। अब इसमें क्या हो सकता है, ये भी लो कर सकता है, ये भी लो कर सकता है, बहुत सारे लो कर सकते हैं, मल्टीपल आ सकती हैं यहाँ पे इनपुट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई बताएगा? मॉसफेट है तो, बट मॉसफेट या फिर बीजेटी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन बीजेटी होगा तो उसको बोलते हैं ओपन कलेक्टर। ओपन कलेक्टर ना, जिसमें कि उसमें पीमोस नहीं लगा है ऊपर, सिर्फ उसमें यहाँ पे एनमोस है। तो जो उसका जो कलेक्टर ओपन है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू बीजेटी है, तो उसे ओपन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। बीजेटी की बाइसिंग पड़ी है। एंड अगर ये मॉसफेट है तो मॉसफेट में इसको बोलेंगे ओपन ड्रेन। गुड, ठीक है। बाकी ये पुल अप रजिस्टर है तो मालूम नहीं है। Next is enabling and disabling the interrupt. अब enabling में क्या है, जो अभी वहाँ पे था ना, पीछे बताया था, enable करना होता है प्रोग्रामर को, कुछ कंप्लीट कंट्रोल ओवर चाहिए उस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर, कब मुझे enable करना है, कब वो सिग्नल भेज सकता है। तो इसलिए हमारा जो enabling का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है।
कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि प्रोसेसर्स को इग्नोर करना ही पड़ता है, कि इंटरप्ट को बंद करना पड़ता है। एग्जाम्पल है जैसे कि एग्जाम्पल है कंप्यूट प्रिंट प्रोग्राम। वेट ए मिनट। हाँ, जैसे कि कुछ प्रिंट करना है हमें, और तो प्रिंटर जो एक्सेप्ट करेगा, जो भी आउटपुट लाइंस आएंगी उनको वो एक्सेप्ट करेगा, बट एट द एंड ऑफ द लास्ट लाइन वो इमीडिएटली प्रोसेसर्स को जो इंटरप्ट अनेबल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वरना वो तो हमेशा ही उधर से मांगता रहेगा इंटरप्ट के। उसको एक बार भेज दिया आपने, मैं भेज दूं, मुझे प्रिंट करना है, प्रोसेसर बताएगा तुम बंद हो जाओ अब। ठीक है, तो इंटरप्ट को डिसेबल करता है कि वो अब इंटरप्ट रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। So for this reason, some means of enabling and disabling interrupt must be available for the programmer. अब इसमें क्या है, इसमें 3 तरह के केस हो सकते हैं। अरे मैं भूल गया इसमें क्या था। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि हार्डवेयर इग्नोर कर देगा इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन को, जब जो है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होते ही। अभी मैं भूल गया, मुझे 1 मिनट दो। अरवा अरवा Yes. बिरयानी पहुंचा दे। हाँ हाँ, हैदराबाद को बिरयानी पहुंचा दे। I told you दस last घंटे। two, no? मत पूछ, क्यों पूछ। अरे हैदराबाद चाहिए हमें। हैदराबादी बिरयानी तो कब से कहाँ से आई? अब तो भी 8 किलो आए थे यार। चाय की तो नहीं। अब इसमें देखो, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक टाइम पे एक सिंगल इंटरप्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट दिक्कत तब हो जाती है जब डिफरेंट जो है सक्सेसिव इंटरप्ट्स आनी स्टार्ट हो जाए, तो डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से आनी चालू हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि प्रोसेसर एक्चुअल में हैंग हो जाएगा, उसमें लूपिंग क्रिएट हो जाएगी डिफरेंट बार बार चलने में। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, इसमें 3 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है कि using interrupt disable instruction after the first instruction in the interrupt service routine। इसमें क्या होगा कि जैसे इंटरप्ट सर्विस रूटीन में वो जाएगा, है ना, जैसे इंटरप्ट वो जो था ना पीछे हमने देखा था, इसमें इंटरप्ट रूटीन में जैसे ही जाएगा वो, तो यहीं पे जो है वो जो इंटरप्ट अनेबल है वो यहीं पे डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि प्रोग्रामर को ऐसे ही मतलब इधर उधर की जो इंटरप्ट्स हैं, फालतू इंटरप्ट्स, वो नहीं आएंगी। मगर जैसे ही वो कंप्लीट होगा हमारा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें बहुत ही नैनो सेकंड का टाइम लगता है कि एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन को होने में, नैनो सेकंड से भी कम का।
दोनों सेकंड का ही लगता होगा। तो जैसे ही वापस आता है वो इंटरप्ट फिर से एनेबल हो जाती है बिफोर द रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। जो लास्ट वाली जो इंस्ट्रक्शन होती है जो उसको कहती है प्रोसेसर को जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन में इस समय है वहां से वापस आने के लिए जो कहती है वो लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन होती है जिसे कहते हैं रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। उससे पहले ही जो है हमारा इंटरप्ट अनेबल दोबारा से आ जाता है। जैसे कि कीबोर्ड का ही है, कीबोर्ड का ही हमने एक इंटरप्ट गई और जब तक उसको पूरे को उसको प्रोसेस करेगा उस की के लिए जितना भी काम करना है प्रोसेसर को, तो उस ड्यूरेशन में आप दूसरी की प्रेस करोगे तो वो चलेगी नहीं। मगर वो वापस आती जैसे ही उसको प्रिंट करेगा कहीं या उसका पूरा प्रोसेस खत्म करेगा तब उसके बाद दोबारा से प्रेस करो की तो तब वो उस समय चलेगी। मगर वो बहुत छोटा टाइम होता है तो हमें पता नहीं चलता है। उस बीच में एक की से दूसरे की के बीच में कीबोर्ड बंद हो जाता है, चलता नहीं है। अब इसमें सेकंड ऑप्शन है कि हम उससे इंटरप्ट जो डिसेबलिंग है वो स्टार्ट करने से इंटरप्ट सर्विस रूटीन को स्टार्ट करने से पहले ही बंद कर दें, है ना। आफ्टर जब हम प्रोग्राम काउंटर और प्रोसेसर स्टेटस रजिस्टर का जितना भी डेटा है वो स्टोर करते हैं उसी के साथ ही हम उसको भी बंद कर दें इंटरप्ट अनेबल को। ठीक है, बाद में ये दूसरा प्रोसेसर सेम ही है, कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है और होंगे वही इंटरप्ट अनेबल के जो मैंने तुम्हें दिखाए थे वैसे ही कीबोर्ड का ही पूरा बात कर रहा है। तीसरा है कुछ अलग है थोड़ा सा इनसे, उसमें क्या है कि एज ट्रिगर्ड होगा, वो एज ट्रिगर्ड केस बोला है उसमें। एज ट्रिगर्ड किसकी होगा जब सिग्नल हमारा एज में होगा, लीडिंग सिग्नल किसका, इंटरप्ट हैंडलिंग सर्किट रेस्पॉन्स ओनली टू द लीडिंग एज ऑफ द सिग्नल। आई थिंक ये सिग्नल पता नहीं कौन सा सिग्नल है, मे बी शायद से उसका होगा, इंटरप्ट का ही होगा ये। उसके इंटरप्ट के लीडिंग एज पर ही वो रेस्पॉन्स करेगा और जो लीडिंग एज पे जब रेस्पॉन्स करेगा इतने अगला लीडिंग एज आएगा उसके बीच में ही प्रोसेसर अपना सारा काम खत्म कर लेगा। मतलब कोई ऐसा हम सिग्नल भेजेंगे, ऐसे हम क्लॉक साइकिल भेजेंगे जिसपे प्रोसेसर तो और किसी क्लॉक साइकिल पे काम कर रहा होगा जो कि बहुत फास्ट होगी, बट यहाँ पे हम कोई और सिग्नल यहाँ पे भेज रहे होंगे जिसकी लीडिंग एज पे वो हमेशा जो है एनेबल होगा और वहीं से उसको वो डेटा उठाएगा, वो चेक करेगा कि भाई इंटरप्ट है या नहीं है या इंटरप्ट उसी समय भेज पाएंगे। तो इस केस में क्या होगा कि इंटरप्ट जो है चाहे वो एनेबल हो चाहे डिसेबल हो वो आएगी उसी टाइम पे जब क्लॉक हमारी है, क्लॉक एज पर है, पॉजिटिव एज पर है। तो इस समय इस केस में हमें उसे डिसेबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली जो हम बार बार अभी दो प्रीवियस केसेस में कर रहे थे। सो ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है ये एक टिपिकल सिनारियो है इंटरप्ट का, जो मैंने बताया है उसी की समरी है। इसमें देखो द डिवाइस रेजेस द इंटरप्ट रिक्वेस्ट। डिवाइस जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो हमारी जो है कुछ इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजती है और फिर उसके बाद में प्रोसेसर इंटरप्ट्स द प्रोग्राम जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर उसके बाद में इंटरप्ट्स आर डिसेबल्ड बाय द चेंजिंग द कंट्रोल बिट्स। कंट्रोल जो वो था ना, कंट्रोल जो रजिस्टर था उसमें चेंजिंग बिट्स को चेंज करके, जिसमें सिर्फ लास्ट वाला जो रजिस्टर था ना जिसमें दो थी बस एनिमल, एक जो दो दिखाई थी एक्चुअली स्पेशली वो किसके लिए थी, एक कीबोर्ड की एक डिस्प्ले के लिए, उसकी कंट्रोल बिट्स को चेंज कर देता है कौन, प्रोसेसर, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एज ट्रिगर क्योंकि उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। द डिवाइस इज इन्फॉर्म्ड दैट रिक्वेस्ट has been recognized and in response it deactivates the interrupt signal। उसी के बाद में वो इंटरप्ट जो है आने का बंद कर देता है। अब उसके बाद में नहीं आएगी जब तक उस प्रोसेस को पूरा खत्म नहीं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन को खत्म नहीं कर लेता। The action requested by the interrupt is performed by the interrupt service routine। interrupt service routine में ही एक्शन होगा and interrupts are enabled and execution of the interrupted program is resumed। जो हमारा प्रोग्राम हमारा पहले बंद हो गया था इस इंटरप्ट की वजह से वो रिज्यूम हो गया।
इतनी सी बात थी जो आओ अब माइंड में इसमें तुम्हारे जो है बहुत सारे क्वेश्चन उठे होंगे और ये क्वेश्चन ये हैं जो लिखे हैं। हाउ द प्रोसेसर रिकॉग्नाइज द डिवाइस रिक्वेस्टिंग एन इंटरप्ट। कौन सा भाई, कौन भेज रहा है रिक्वेस्ट, ये भी तो पता लगे। लाइन तो एक ही है, कौन भेज रहा है। सो दूसरा क्वेश्चन है, गिवन दैट different devices are likely to acquire different interrupt services routine। अब हाँ, अब जो आप वेक्टर की बात कर रही थी ना, वो इसके रिजल्ट्स में आएगा। अब इसमें क्या है कि डिफरेंट डिवाइसेस का डिफरेंट काम है, तो उनका डिफरेंट सर्विस रूटीन्स भी डिफरेंट डिफरेंट ही है ना। सो उस सर्विस रूटीन का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, कुछ है भी क्या है, अप्रोप्रिएट रूटीन कैसे होगी। Should a device be allowed to interrupt the processor while another interrupt is being serviced? And how should two or more simultaneous interrupt requested be handled? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें जो बताए गए हैं और उनका कुछ सॉल्यूशन आया गया है। पहले क्या है, जो हमारे जो ये आती है, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनकी कुछ जो इंफॉर्मेशन जो है आपकी जो है स्टेटस जो रजिस्टर है, जो रजिस्टर मेमोरी में स्टोर है, उसमें स्टोर होती हैं। जब एक डिवाइस जो है आपका स्टेटस रजिस्टर में हमारा 1 करती है कि मैंने इंटरप्ट भेजी है, उसको भेजी है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट बिन को हाई करती है, तो उसी स्टेटस रजिस्टर से हमारे प्रोसेसर को पता लग जाता है कि ये वाला स्पेशली जो है हाई हुआ है। एग्जाम्पल यही है उसमें, जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में वो KIRQ मतलब कीबोर्ड इंटरप्ट रिक्वेस्ट एंड डेटा डिस्प्ले इंटरप्ट रिक्वेस्ट को हाई किया गया था। मगर इस केस में वही प्रॉब्लम है कि प्रोसेसर्स को हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के डाके जो है चेक करना पड़ेगा। पोलिंग बोलते हैं इसको, पूल, हर किस पे जाके पूछना पड़ेगा, भैया तुम्हें भेजना है कुछ, जैसे पोलिंग होती है, तुम्हें किसको चुनना है। पोलिंग नहीं, पोल बोलते हैं, पोलिंग बोलते हैं, पोल बोलते हैं, पोल आई थिंक, है ना, जो हमारे इलेक्शन पोल्स होते हैं, पोल, करेक्ट है? हाँ। ठीक है। अब पोलिंग इज स्कीम जो है आसान तो है इम्प्लीमेंट करने में कि भाई प्रोसेसर आराम से कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बट डिसएडवांटेज यही है कि टाइम बहुत खर्चा होता है उसमें प्रोसेसर का। तो उसकी जगह क्या यूज करते हैं कि वेक्टर्ड इंटरप्ट का यूज करते हैं। वेक्टर्ड इंटरप्ट, तो ये टॉपिक ऊपर वाले वो अलग है, ये अलग है, एक मत समझ लेना, वो टॉपिक अलग है, मैं अभी उसको बता रहा हूँ। तो वेक्टर्ड इंटरप्ट में क्या है कि जब कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपको कोई इंटरप्ट भेजेगी तो उसके साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन। हाँ जी, इसको जो है ना आप थोड़ा इस समय के लिए अब रोक दीजिए जरा सा, क्योंकि हमें तो खाना बनाना है। तो सुबह का खाना भी तो ही बनाता है, शाम का खाना भी तो ही बनाता है, तो रुक जा थोड़ी देर, कितने पेज तो हो गए, रुक जा। कितने पेज में बताइए तो किस हिसाब से बताइए। We are at 12, arrange these are 16 only. और this one is not. वेक्टर तो जरूरी है, इसी वजह से रोक रहा हूँ। अरे वो छोटा सा है, उसमें कुछ है नहीं है खास। चलिए फिर शुरू कर दीजिए। है ना, तो उसमें क्या है कि जो वेक्टर आती हैं उसके साथ साथ वो अलग से भी भेजता है वो कहाँ गया हमारा मार्कर, मार्कर किधर गया, आ गया।
ना, तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी भेजते हैं। उस भेजने के लिए उसमें क्या एक स्पेशल कोड होता है, और उस कोड को भेजने के लिए बस की स्पेशल 1-2 बिट्स को भी रखा गया है स्पेशली, जो अभी तक पीछे नहीं दिखाया गया था, उसके लिए स्पेशल रखा गया है कि वो भेज सके। और वो सबके लिए कंबाइन होती है, बस क्योंकि कंबाइन होती है तो सबके लिए कंबाइन होती है ना। अब उस पे हम बस पर हम ये रिक्वेस्ट, इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजने के बाद में कि हम उस पे हम कुछ कोड भेज रहे हैं, तो उसको भी तय करना पड़ता है कि किस टाइम पे वो कोड भेजेगा, है ना। इट्स समथिंग लाइक कि मैंने इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजा तो प्रोसेसर उधर से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि चलो अब अपना कोड डालो, तो उधर से कोड भेजेगा डिवाइस, तो जिससे वो उसे पता लगेगा। उस टाइम पे जब वो कोड भेजा होगा तो बस फ्री होगी उस समय बिल्कुल। इट्स समथिंग लाइक एड्रेस ही वो भेज रहा है, और उस कोड से ये पता करता है कि स्पेसिफिक लोकेशन पे जाता है, वहां पे एक रजिस्टर होता है, और रजिस्टर के अंदर एक एड्रेस होता है, और एड्रेस ये बताता है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है काम करना। जैसे कहाँ से आपको एक रूटीन स्टार्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर। जो आप कह रही थी ना, क्या क्या था, वेक्टर टेबल है। हाँ। हेलो, वेक्टर या टेबल था ना। हम्म। सो गए क्या। नो। वेक्टर टेबल ना वही होती है, जो कोड आता है, कोड जो है स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करता है एक रजिस्टर को, और रजिस्टर कैरी करता है एक एड्रेस को, जो कि हमारे इंटरप्ट सर्विस रूटीन का जो पूरा जहां लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस, उसके फर्स्ट एड्रेस को वो पॉइंट आउट करता है। फिर वो प्रोसेसर वहां पे जाता है और वहां से वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। और जो वो एड्रेस होता है ना, एड्रेस, एक तो है कोड जो हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भेज रहा है, वो कोड नहीं, जो मैं सेकंड बोल रहा हूँ, जो उस कोड से आपका जो है एक रजिस्टर पे जाता है, उस रजिस्टर को बोलते हैं वेक्टर, इंटरप्ट वेक्टर। ठीक है। और इसके बाद में मैंने तुम्हें बता ही दिया कि वो वापस में रिक्वेस्ट में क्या एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है हमारा प्रोसेसर, उसके बाद में ही वो सिग्नल हमारा वापस भेजा जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्ट नेस्टिंग। ये नेस्टिंग, नेस्टिंग से कुछ समझ में आ रहा होगा कि एक के अंदर एक दूसरा, बट ऐसा कुछ है नहीं है, मुझे भी ऐसे ही लगा था। इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि कोई हमारा इंटरप्ट है इस समय या कुछ हमारा प्रोसेस इस समय चल रहा है, बट उसके साथ में कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि जिनको करना ही करना होता है प्रोसेसर को। जैसे कि क्लॉक, क्लॉक में जो टाइम है उसका जो सेकंड्स है, मिनट्स हैं, आवर हैं, उनको एडजस्ट हर टाइम पे उसे करते ही रहना है प्रोसेसर को। हर सेकंड पे या मिली सेकंड पे प्रोसेसर को हमेशा उसे करते ही रहना है ना। तो ये सब इंटरप्ट वो बीच बीच में कहीं ना कहीं से किसी किसी प्रोसेस के बीच में टाइम निकाल के करता रहता है प्रोसेसर हमेशा। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें हमें जरूरत पड़ती है कि कौन से हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की प्रायोरिटी क्या है। भाई क्लॉक की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा थी, दूसरी किसी डिवाइस की दूसरी प्रायोरिटी हो सकती है, तीसरी डिवाइस की अलग प्रायोरिटी हो सकती है। और जरूरी ये है कि सभी के आप जिस जो प्रायोरिटी में है वो आप सभी आपको सिग्नल भेजें, है ना। और जिससे कि वो डिसाइड कर सके कि किसकी प्रायोरिटी जाता है। जैसे इस पिक्चर में जो सबने जो है अपना अलग अलग सिग्नल भेजा है और सबको एक्नॉलेजमेंट भी अलग से ही किया गया है, ठीक है। तो जो सबसे पास में होता है प्रोसेसर का, नॉर्मली उसी की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली वो सबसे पास में होता है, ठीक है। तो
तो इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए प्रोसेसर जो है कुछ बिट्स को डिसाइड करता है कि इसका हर एक के लिए बिट्स दे लेता है, इसका कुछ नंबर, इसका कुछ नंबर, ठीक है। और जो किसी कोई इंस्ट्रक्शन इस समय काम कर रही है, अगर आपको बीच में वहां से जाके किसी दूसरे पे जाके आपको उसको काम को खत्म करना है, समटाइम्स जैसे कि कोई प्रिविलेज आ गया पहले से, भाई किसी की जो है आपकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो आपको पहले उसको खत्म करना पड़ेगा, भले ही आप किसी काम के बीच में हो, ठीक है ना। तो उसको खत्म करने के लिए आपको सबसे पहले एक ऐसी इंस्ट्रक्शन चाहिए जो आपको वहां से निकाले जिस प्रोसेस में आप काम कर रहे हो प्रोसेसर को, और किसी दूसरे में जैसे क्लॉक में जाए उसको खत्म करे। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन को कहते हैं प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन। प्रिविलेज्ड PRI ना, दिस इज प्रिविलेज्ड। Correct. Why you are writing that? व्हाट? Why you are writing that? मान गया ठीक है, तो वो होती है प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन होती है। अब वो तभी चलती है जब आप प्रोसेसर अपने आप खुद एक सुपरवाइजर मोड में हो, जो खुद सुपरवाइज कर रहा हो। तो सुपरवाइज करने के लिए पहले वो क्या करता है, प्रोसेसर पता हो यूजर मोड में चल रहा हो इस समय। अब इसका मतलब मत पूछना कि यूजर मोड क्या होता है, उसमें क्या होता है, वो पता नहीं है एक्चुअल क्या होता है, वरना थोड़ा बहुत तो आइडिया तुम्हें लग ही रहा होगा कि यूजर मोड में क्या होता है, प्रिविलेज मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वाले में क्या होता है। तो वो अपने आप को ही मूव करता है कुछ, है ना। और जो ऐसी इंस्ट्रक्शन होती हैं, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, जिन पे प्रोसेसर इमीडिएटली काम करता है, जिनके थ्रू उनको, और उनको बोलते हैं प्रिविलेज्ड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब उनके लिए नहीं, हम उन इंटरप्ट्स के लिए बारे में बोल रहे हैं जो आई है, जो एक प्रायोरिटी लेवल के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से आई है, हमारे पास कोई इंटरप्ट आई है। अब वो इंटरप्ट हमें करनी बहुत जरूरी है, वो एक एक्सेप्शन है, वी हैव टू डू दैट, तो उसे बोलेंगे प्रिविलेज्ड एक्सेप्शन। सो ये जो स्कीम है यहाँ पे, ये मल्टीपल प्रायोरिटी स्कीम्स हैं, वो भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। अब है साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट। साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट में क्या होता है, उनको कैसे हैंडल करना है। जो हमारे क्वेश्चंस थे ना, ये उन्हीं का सॉल्यूशन चल रहा है, जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़े थे पीछे कि भाई कहाँ गए ये वाले, इसी में ही भाई कई सारे डिवाइसेस आ रहे क्या हो रहे हैं। तो उसका एक सॉल्यूशन ये भी है, साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट आ जाए तो उसमें होगा कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो हमने पढ़ा है कि वो पहले होगी, बट उसका एक तरीका इन्होंने निकाला है कि हम इस वाले फॉर्म में रख दें, जिससे हम बोलते हैं डेजी चेन में। ये डेजी चेन फॉर्म है। डेजी चेन में क्या होता है कि इंटरप्ट को कोई भेज देगा, जैसे कि सारे के सारे इंटरप्ट किसने भेजा, दो तीन ने भेज दिया, ऐसे ऐसा होता नहीं है। एक ही इंटरप्ट एक टाइम में जाता है, और एक इंटरप्ट गया तो यहाँ से प्रोसेसर एक्नॉलेजमेंट भेजता है। अब जिसकी प्रायोरिटी पहले ज्यादा होती है उसके पास पहले ही जाएगी। अगर इसने इंटरप्ट भेजी थी तो ठीक है भाई, ये इसको आगे नहीं भेजेगा। अगर इसने इंटरप्ट नहीं भेजी थी तो आगे भेज देगा, है ना। अगर इसने नहीं भेजी तो आगे भेज देगा एक्नॉलेजमेंट को। तो एक्नॉलेजमेंट जिसका होगा वो अपने पास रख लेगा, वो आगे फॉरवर्ड उसको नहीं करेगा, एक्नॉलेजमेंट को आगे ब्लॉक कर देगा, जिससे कि पता लग जाएगा कि इस डिवाइसेस को कि मेरा एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया गया है, और अब मैं अपना डेटा, अपना कोड भेज सकता हूँ बस पर, जो भी प्रोसेस होगा आगे का। तो ये साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट में आ गया है कि बहुतों ने भेजी है।
इसका एक पूरा पहले जो हमने देखा था पिछले इसमें, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरप्ट प्रायोरिटी लेवल यूजिंग इंडिविजुअल इंटरप्ट रिक्वेस्ट, इंडिविजुअल का और चेन का यहाँ पे मिक्सअप कर दिया, ठीक है, ये हम करते हैं, ऐसा लिखा है। आगे है कंट्रोलिंग डिवाइसेस रिक्वेस्ट, ये पुराना वही पिक्चर है, क्या था इसमें, कंट्रोलिंग का डिवाइसेस रिक्वेस्ट का बहुत बार तो मैं बोल चुका हूँ, सिंपल ये अगेन फिर से वही आ गया है, कंट्रोल उसको कैसे करना है, उसकी रिक्वेस्ट किसकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जो रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट नॉर्मली जो जिसके लिए यहाँ पे यूज किया गया है वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट ही है, ठीक है, उसी के लिए ही यूज किया गया है। It is important to ensure that interrupt requests are generated only by those input-output devices that are being used by the given program. मतलब इसका मीनिंग ये है जो करंट में हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसी के इनपुट को अलाउ किया जाए। जैसे कोई तो नहीं चल रहा है, प्रिंटर नहीं चल रहा है, तो उसको अलाउ नहीं करेंगे, तो उसको हम बंद कर देंगे यहाँ से, कोई उसकी कोई स्पेशल बिट रखेंगे और उसे जो है डिसेबल कर देंगे। ये कीबोर्ड का अनेबल था या डिस्प्ले का अनेबल था, ठीक है, तो उसको बस कंट्रोल करने बस यही है स्टेटस साइट में, बस कुछ ज्यादा खास नहीं है इसमें। इसका बस एक तरीका है, एक वो देख लेते हैं, सारी कहानी इसी में ही है, इसे पढ़ लेते हैं, इसके बाद में बस 2 पेज बचते हैं भाई, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं तो कैसे जो है कंट्रोलिंग डिवाइस रिक्वेस्ट होगी। एग्जांपल पढ़ते हैं। अरे फिर से गया, फिर से चला गया। Now consider this one is right. Consider a processor that uses the vectored interrupt scheme. I told you this one just now. Vector interrupt scheme. The starting address of the interrupt service routine is stored at the memory location. This one. क्या मैं बताया था ना, वेक्टर में क्या होता है, उधर स्टोर भेजता है, स्टोर क्या बताता है, एक रजिस्टर को बताता है, और रजिस्टर जो में क्या होता है, एक एड्रेस होता है जो कि हमारी दूसरी लोकेशन को बताता है जहाँ से हमारा पूरा स्टार्ट होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो यहाँ तो उसको बोलना है इंटरप्ट वेक्टर, ठीक है, लोकेशन INT नाम रख दिया एक्चुअल में जहाँ उसको डिनोट कर रहा है। Interrupt are enabled by setting to the one interrupt enable कर दिया setting 1 and interrupt enable bit I interrupt enable है in the processor status word which we assume भी ये assume कर लिया कि 9th bit है, कोई खास नहीं है यहाँ पे। Assume that the some point in the program called main प्रोग्राम होगा हमारे प्रोग्राम टू रीड द एन इनपुट लाइन फ्रॉम द कीबोर्ड, हमें कुछ इनपुट लाइन रीड करनी है कीबोर्ड से एंड स्टोर द कैरेक्टर इन द सक्सेसिव बाइट लोकेशन इन द मेमोरी स्टार्टिंग एट द लोकेशन लाइन। कीबोर्ड से हमें कोई कैरेक्टर रीड करना है और हमें ये एड्रेस है लाइन इससे स्टार्ट करके उसको स्टोर करते हुए जाना है इस लाइन पे, तो हम इसको प्लस करते चले जाएंगे हमेशा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, तो फर्स्ट वी नीड टू इनिशियलाइज द इंटरप्ट प्रोसेस, वो कौन करेगा, हमारा प्रोसेसर पहले करेगा, एंड लोड द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे ये हमें लोड करना पड़ेगा, जहां से हमें एक्चुअल में स्टार्ट करनी है वो तो हमें लोड करना पड़ेगा ना, हाँ, प्रोग्राम काउंटर में, एंड लोड द एड्रेस लाइन, वहां पे प्रोग्राम उसमें इंटरप्ट सर्विस रूटीन में आते हैं तो इस एड्रेस को लोड करेंगे भी जहां पे हमें कैरेक्टर स्टोर करना है।
ठीक है, और ये कोई एड्रेस है PNTR, पता नहीं इसमें स्टोर करा रहा है, मुझे नहीं मालूम है क्या है, PNTR बनाता है। और जैसे कि इसी में इस लाइन को किसी एड्रेस में स्टोर कर लिया है, मैं इसको R नोट बोल दूं तो R नोट को हमेशा वो प्लस कर जाएगा एक कैरेक्टर के आती है, ऐसे ये बोल रहा है कि PNTR को प्लस कर सकते हैं। आगे बताएगा। अब क्या है, एनेबल कीबोर्ड इंटरप्ट बाय सेटिंग बिट 2, तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा था ना ऊपर, लेट्स से इट्स बिट 2 है, लेट्स से मैं दिखाता हूँ, ये हमने माना ना, ये बिट 2, ये बिट 2, ये वाली बिट, ठीक है, लेट्स से बिट 2 इन द कंट्रोल 1 अनेबल कर दिया हमने अपने कीबोर्ड को, एनेबल इंटरप्ट इन द प्रोसेसर बाय सेटिंग 1 the interrupt enable bit in the processor status register PS. Now, बस ये है, इसका बाद में प्रोग्राम है। जैसे मैं ये बताता हूँ क्या हुआ, हमने क्या किया, पहले मूव किया PNTR में हमने अपने लाइन को, और फिर जो है क्लियर किया, क्लियर किसको पता नहीं क्या है, एंड ऑफ द लाइन,